गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 अवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम का टॉपिक न्यूट्रिएंट साइकिल फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स की बात की थी लास्ट क्लास में, तो और उसमें उन पिरामिड्स में एनर्जी कैसे फ्लो होता है, एनर्जी पिरामिड भी हमने पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स कैसे फ्लो होते हैं, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे फ्लो होते हैं, और पिरामिड्स में कैसे वो जैसे जिस प्रकार से एनर्जी जाती थी उसी प्रकार से न्यूट्रिएंट्स का भी फ्लो होता है इसमें। पहले हम समझते हैं फ्लो कैसे होता है। एट ईच ट्रॉपिक लेवल energy is expelled or extended through waste or in the running life process respectively। हमने देखा था एनर्जी किस तरीके से जाती थी, जैसे हमने देखा था कि हर एक टॉपिक लेवल पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक लेवल को ट्रांसफ़र होती थी, बट जो काफ़ी अमाउंट था वो या तो वेस्ट में, डेड डिकेइंग जो पार्ट होते थे उसमें, या तो फिर जो एनर्जी थी वो हीट की तरह लॉस होती थी। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक लेवल पे जो एनर्जी है वो किस तरीके से निकलती थी, वेस्ट से, या फिर उसके जो लाइफ प्रोसेस होते थे उसमें वो यूटिलाइज होती थी एनर्जी। सो द वेस्ट प्रोड्यूस, अब इसमें से हम वेस्ट की बात करेंगे, जो लाइफ प्रोसेस में यूज़ होगा वो तो यूज़ हो गया, और उसके साथ में हीट लाइफ प्रोसेस की वजह से जो भी हीट निकल रही है उससे भी हो गया। बट जो वेस्ट हो जाता था, जो डेड डिकेइंग मैटर होता था, जो वेस्ट होता था, उससे हम कैसे मैनेज होता है वो हम देखते हैं। वेस्ट प्रोड्यूस कंटेन एनर्जी, उसमें भी एनर्जी होती है, एंड आर नो लॉन्गर ऑफ यूज़, और वो वेस्ट तो किसी काम का नहीं होता है टू द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस देम, सो दे कैन बी यूज़फुल टू अदर्स। वो जो वेस्ट है वो दूसरों के लिए यूज़फुल हो सकता है, एंड द सब्सटेंसेस इन नेचर आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिसाइकल्ड। जो सब्सटेंसेस होते हैं उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, और ये नेचुरली होता भी है। केमिकल कंपाउंड्स इन एबायोटिक सब्सटेंसेस इन नेचर लाइक वेस्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर केमिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल, एयर एंड वाटर आर in constant circulation from a biotic or abiotic source and vice versa। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई भी जो एबायोटिक सब्सटेंस निकला है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की शरीर से या उसके द्वारा वेस्ट किया गया है, और वो या फिर कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि सॉइल में, एयर में, वाटर में प्रेजेंट है, वो कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होता रहता है अमोंग बायोटिक एंड एबायोटिक सोर्सेस, या फिर हाँ, तो इसी तरीके से ये सर्कुलेट होता रहता है। हम यहाँ पे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं काउडंग का। अब काउडंग क्या होता है, वो भी तो एक वेस्ट है, एक एनिमल के द्वारा उसका जो यूज़ किया गया, जो भी उसका फूड यूज़ किया गया, उससे जो अनवांटेड पार्ट था, जो उसके लिए यूज़फुल पार्ट था, उसे उसने निकाल दिया एंड इन द फॉर्म ऑफ डंग। अब वो डंग क्या होता है, मतलब डंग का यूज़ होता है कुछ, क्या उसको मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, या अगर हम यूज़ ना भी करें तो उसके क्या फ़ायदे हैं। काउडंग फर्दर क्या होता है, काउडंग में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं, सॉइल के, वाटर के या एयर के, जो भी उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो काउडंग को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो जैसे हम गांव वगैरह में देखते होंगे, या फिर हमारे घर पे अगर जो हमारा बगीचा है तो उसमें भी हम कई बार क्या करते हैं कि जो गोबर होता है उसे पानी में मिक्स करके प्लांट्स में डालते हैं। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों करते हैं हम?
बिकॉज अल्टीमेटली वो जो गोबर है उसमें जो थोड़ा बहुत जो वेस्ट में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या जो एनर्जी प्रेजेंट है वो किसे मिल जाएगी, हमारे प्लांट्स को मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जो सब्सटेंसेस का बायोटिक और एबायोटिक सब्सटेंसेस के बीच में एनर्जी और सब्सटेंसेस फ्लो होते हैं। अब हम थोड़ा और समझते हैं जिस एलिमेंट्स से इसे, जैसे कि लगभग कितने एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ में, 100 एंड अबव, है ना। 100 एंड अबव हमारे पास एलिमेंट्स हैं अर्थ में, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड या लिक्विड या गैसियस स्टेट में हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सिर्फ ये हम बोलेंगे तो फ्री फॉर्म में नहीं, ये हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो भी कुछ एलिमेंट्स से मिलकर बनती है। सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारी बॉडी में होते हैं या हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इनकी, या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो ये जो होती है ये किससे बनती है, ये कार्बन कंपाउंड से बनती है ना। और इसकी वजह से ही हमारा लाइफ प्रोसेस चलता है। ये कार्बन कंपाउंड जो होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब, तो ये सब जो है हमारी लाइफ के लिए, हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरत होती है। आपकी बुक में न्यूट्रिएंट साइकिल्स के लिए कार्बन साइकिल का यूज़ हुआ है, मतलब कि कार्बन साइकिल हमें पढ़ना है इस लेवल पे आपके। तो कार्बन साइकिल कैसा होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ से चालू करते हैं जहाँ पे प्लांट्स, हम जानते हैं मतलब हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। बट हवा में भी क्या होता है, हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है और प्लांट के अंदर भी कार्बन होता है, कार्बन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन होता है, क्योंकि हर लिविंग फॉर्म में कार्बन कोई ना कोई रूप में प्रेजेंट है। लिविंग फॉर्म कार्बन से बनी हुई है। तो जैसे कि कार्बन स्टोर्ड इन वेजिटेशन, ये जो वेजिटेशन है उसमें जो कार्बन स्टोर्ड है वो क्या होता है, वो यूज़ हो जाता है फोटोसिंथेसिस में इन टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि ये जो कार्बन है जब ये प्लांट का पार्ट्स है, जो प्लांट्स हैं दैट आर ईटन बाय एनिमल्स, अगर जब उसे एनिमल्स खा लेते हैं या जो प्लांट्स है उसे वो कंज्यूम हो जाते हैं, तो उसके बाद एनिमल्स में क्या होता है, वो जो कार्बन है वो फर्दर टूट के क्या होता है, कार्बन रिलीज हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये मतलब ये जो भी प्लांट से जो हमें कार्बन मिला था वो फर्दर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। जब आप रेस्पायर करते हो तो भी आप कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हो। तो ये जो कार्बन आता है, आप लेते हैं ऑक्सीजन, पर कार्बन कहाँ से आता है, वो जो आपने फूड लिया था वहाँ से वो आता है कार्बन, या आपकी बॉडी, आपकी लाइफ प्रोसेस से जो भी कार्बन रिलीज होता है। यहाँ पे और बता रहे हैं कार्बन स्टोर्ड इन सॉइल्स, ये सिर्फ हर जगह होता है कार्बन, तो कुछ जो फॉर्म होगा कार्बन का वो क्या है, सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। वो डेड डिकेइंग जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, एक समय बाद जब वो दब जाता है और ज़्यादा मिट्टी में, तो वो क्या होता है, वो फॉसिल फ्यूल बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉसिल फ्यूल्स रिलीज्ड व्हेन बर्न्ड। अब ये जो फॉसिल फ्यूल, जो हम जैसे फॉसिल फ्यूल का मतलब है हम जैसे पेट्रोलियम ही यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है। तो ये जो
फॉसिल फ्यूल है, इसे जब हम एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे आप अपनी व्हीकल में यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो व्हीकल में जब हम यूज़ करेंगे तब फिर से अगेन जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा जब फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न होगा, अगेन एटमॉस्फेयर में मिल गया। जो ह्यूमंस ने प्लांट एनिमल्स ने जो कार्बन रिलीज़ किया था थ्रू रेस्पिरेशन, एंड the fossil fuel that was burned in vehicles that also releases carbon. So जितना भी एटमॉस्फेयर में कार्बन है that is converted into carbon dioxide in the atmosphere. So here you can see how the carbon is cycled throughout this the entire process in an ecosystem. So हम इसको दूसरे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एक चीज़ को हम लाइन से पढ़ते जाएंगे। यूजुअली कार्बन साइकिल मेनली इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैशियस साइकिल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोस्टली किस फॉर्म में होता है? गैशियस साइकिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के गैशियस फॉर्म की वजह से ये गैशियस साइकिल बता रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू सिंथेसाइज सेवरल कार्बन कंपाउंड्स। ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं और कई सारे सेवरल कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जो हम यूज़ करते हैं जब हम प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स यूज़ करते हैं। और प्लांट में भी खुद वो ऐसा फूड स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। दीज आर यूज्ड एंड सर्टेन अदर carbon compounds mainly proteins and fats are often synthesized by consumers. अब ये प्लांट्स को जो कंज्यूम करें, जैसे हम यहाँ पे ये शीप्स की बात एग्जांपल लिए, तो ये इस प्लांट को कंज्यूम जब करेंगे तो इनकी जो बॉडी में प्रोटीन्स और फैट्स हैं वो भी सिंथेसाइज होते हैं। द कंबशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, ये जो कार्बन कंपाउंड्स लिविंग जो कंज्यूमर है उसकी बॉडी से में जो निकला वो उसके लाइफ प्रोसेस होते हैं, तो वो रेस्पिरेशन करता है, तो उसके कंबशन से और डिफरेंट प्रोसेसेस से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक कार्बन निकला था और वो कंज्यूम किया गया इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और ये एनिमल जब रेस्पिरेशन कर रहा है तो क्या हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ कंबशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वन सच प्रोसेस। The process of decomposition also releases carbon dioxide into the atmosphere. अब ये जो plants हैं और ये जो भी animal हैं वो जब dead हो जाएंगे, dead organism, और उनके जो waste products हैं, तो ये दोनों ही क्या होगा, ये भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। जब ये डेड या डीके हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अदर सिंपल कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड ऑल्सो एंटर द न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ नेचर। इस तरीके से और भी जो सिंपल कार्बन कंपाउंड जो बनते हैं, चाहे वो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से हो या फिर जो फैक्ट्रीज़ की इमिशन से हो रहा है, तो ये या फिर सिर्फ खुद प्लांट के रेस्पिरेशन से भी हो रहा है, तो जो सिंपलर कार्बन जो है वो फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है और अगेन वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये हुई आपकी कार्बन साइकिल। आपने समझा कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट जो है वो रीस्टोर होता है वापस से, या उसकी साइकिल जो है एक इकोसिस्टम में किस तरीके से चलती है, फ्लो कैसे होता है न्यूट्रिएंट का एक इकोसिस्टम में। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन इन इकोसिस्टम्स। अब ये इकोसिस्टम में ह्यूमंस ने काफ़ी कुछ चीज़ें बना ली हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है एक इकोसिस्टम में। टू प्रोटेक्ट आवर फार्म्स
and get maximum produce we use different types of chemicals. अब हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे खेती का ही ले रहे हैं, तो जो हम खेती के लिए हम डिफरेंट पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं. पहले के ज़माने में क्या होता था, जब फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स ये सब नहीं होते थे, है ना, हाइब्रिड सीड्स नहीं होते थे, मतलब कोई टेक्नोलॉजी उस समय जब फार्मिंग में नहीं उपलब्ध थी, तब क्या होता था, टोटली ऑर्गेनिक जो फूड होता था वो प्रोड्यूस होता था फार्मर्स के द्वारा फार्म में. और वो तो एक नेचुरल इकोसिस्टम था. बट जब ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ थ्रू फर्टिलाइजर्स एंड अदर पेस्टिसाइड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, तब क्या हुआ, हमने तो डाल दिया हमारे खेतों में several of these like herbicides, insecticides, fungicides, ये सारे जो केमिकल्स हैं आर यूज टू रिमूव अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग इन फार्म. वीड्स को हटाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, इंसेक्ट्स को हटाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हटाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है. तो इस तरीके से केमिकल्स जो हैं वो तो हम अपने फार्म में यूज़ कर लिए. सम ऑफ दीज केमिकल्स आर डीकम्पोज्ड क्विकली. कुछ तो है जो डीकम्पोज हो जाता है, तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, मतलब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में वो फर्दर डिकम्पोज होके वापस से हमारे एनवायरनमेंट को मिल जाता है. बट कुछ जो होते हैं वो हम सॉइल में काफ़ी समय के लिए रह जाते हैं. एज सच एंड एडवर्सली अफेक्ट क्रॉप प्लांट्स. और ये क्या, इससे क्या होता है, क्रॉप से बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है. बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा, इसमें क्रॉप के साथ साथ और जो ऑर्गेनिज्म जो उसे कंज्यूम कर रहे हैं या क्रॉप के जगह पे रह रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा है उससे, वैसे ऑर्गेनिज्म पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है. अब समटाइम्स दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू क्रॉप प्लांट्स ऑल्सो एंड अफेक्ट ह्यूमंस. अब क्रॉप्स को तो प्लांट एंड ह्यूमंस तो खा ही रहे हैं, and other organism feeding on them adversely by causing several harmful diseases. ये जो पेस्टिसाइड्स केमिकल्स जो थे इन सभी को हमने जब यूज़ किया था और उसका कुछ पार्ट जो है वो तो डिकम्पोज हो गया, कुछ जो पार्ट है वो रह गया, वो क्या है थ्रू क्रॉप हमारे सिस्टम में चला जाता है, ह्यूमंस के या जो भी एनिमल्स उन्हें खा रहे हैं. Chemicals that remain in the soil often affect the physical and chemical properties of soil. ये हमें तो इफ़ेक्ट कर रहा है, बट साथ ही क्या हो गया, वो लॉन्ग टाइम तक के वहाँ पे रह रहा है, तो जो केमिकल है वो सॉइल को भी वो ख़राब कर देता है. फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सॉइल की, मतलब सॉइल की जो उत्पादकता है उसे ख़राब कर देता है, जिससे क्या होता है, क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब होने लगती हैं. दिस रिड्यूसेस क्रॉप प्रोडक्शन ओवर टाइम. इससे क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है. कंजर्वेशन ऑफ सच एरियाज इनटू फर्टाइल लैंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. फिर इस जो जगह जो है, जो खेती या जो खेत है वहाँ का सॉइल जो है वो ख़राब हो गया इन केमिकल्स के यूज़ से, तो उसे वापस से फर्टाइल बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं. इंसान की लाइफ ख़त्म हो जाएगी बट वो सॉइल को आप रिस्टोर नहीं कर पाओगे. Thus it is suggested that the use of artificially manufactured chemicals be reduced to produce both our environment to protect both our environment and us. तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि जो भी आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड जो केमिकल्स होते हैं उसका यूज़ ना किया जाए, उसे कम यूज़ किया जाए, जिससे कि हम भी बच सकें और हमारा एनवायरनमेंट भी बच सके. ये जो डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनकी जगह पर डिफरेंट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स सब यूज़ कर सकते हैं. जैसे पहले के ज़माने में हम यहाँ पे तो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं. जैसे कि अगर आपके चने की खेती तो हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं आज की डेट में, पर पहले जब नहीं होता था तो एकदम इफ़ेक्टिव जो तरीका था वो ये था कि जो लाल मिर्च होती है उसे हम पानी से पूरी तरीके से पीस कर फिर उसे
खेतों में सुबह सुबह स्प्रे करके आ जाते थे। तो उससे क्या होते थे, वो जो मिर्च की वजह से उसमें जो भी पेस्ट होते थे वो निकल जाते थे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। उसमें क्या हुआ, कोई केमिकल आपके एनवायरनमेंट में रिलीज़ नहीं हुआ, और साथ ही जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो भी सुरक्षित रहे, और जो क्रॉप था वो भी अच्छा होता था, और इस ह्यूमंस और जितने भी कंज्यूमर्स उसे खा रहे हैं वो भी सेफ होते थे। तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते थे अगर हम कंपेयर करें केमिकल जो हम अभी यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि केमिकल्स को यूज़ ना किया जाए या कम किया जाए। अब आपकी बुक में जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। वाटर हाइसिंथ इज़ अ फास्ट ग्रोइंग वाटर प्लांट। वाटर हाइसिंथ क्या है, एक फास्ट ग्रोइंग वाटर प्लांट है, बहुत ही तेज़ी से उगता है और ये पानी में होता है। You may have observed this spread over the surface of in ponds and other water bodies of your locality। आप जब पानी में देखते होंगे, चाहे वो पॉन्ड्स की बात हो रही है, तालाब वगैरह में भी ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होते हैं। दिस प्लांट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिका टू अवर कंट्री। ये प्लांट आया कहाँ से, ये हमारे कंट्री का नहीं है, ये अमेरिका से लाया गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू स्पीशीज़ मेनली फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। ये जो होता है वाटर हाइसिंथ जो होता है इस तरीके से दिखते हैं, और ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, मतलब सिर्फ दिखने में अच्छा इस वजह से हम लगा दिए थे। हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सेवरल वाटर बॉडीज़। ये जो पौधा था वाटर हाइसिंथ, इसका जब यूज़ किया गया और ये बहुत तेज़ी से वाटर में स्प्रेड होने लगा, तो अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो प्लांट्स होते हैं वाटर बॉडीज़ में, उनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, सारे इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। जैसे कि बहुत सारे से वाटर में कितने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें भी प्रॉपर, मतलब ये पूरी तरीके से ढक लेता है उस वाटर बॉडी को, तो उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, सनलाइट नहीं मिल पाती है। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा जो डिफरेंस है, सिर्फ एक प्लांट का इंट्रोडक्शन, वो किसी तरीके से एक पॉन्ड इकोसिस्टम को पूरी तरीके से हिला दिया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके इकोलॉजिकल बैलेंस को हम मेंटेन करें। थैंक यू।